गुड मॉर्निंग बच्चों। द CGPSC कोच एवं नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ और सब जानते हो कि ACF का पोस्ट आया हुआ है, इसमें अपने को लगना है। 178 पोस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है, इतना पोस्ट कभी नहीं आया हुआ है। इसलिए सारे बच्चों को मैं बोलूँगा इसकी मेहनत में आप जम के तैयारी में लग जाइए। द CGPSC कोच और नामदेव क्लासेस दोनों मिलकर सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों की कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाया था केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको मैं कम से कम 1 वीक तक पढ़ाया हूँ। ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टडी किए होंगे, मेरा वीडियो बार बार आप देखे होंगे। और हम बोल रहे हैं हम आपको कुछ दिन बाद उसका प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, मैं ऐसा प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपके पास 500 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आप 500 केमिकल इक्विलिब्रियम के उसमें आप पूरे प्रैक्टिस करते जाना। मेरी कॉन्सेप्ट को एक कॉपी में बस नोट करते जाना कि सर कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं, उसको नोट करना। क्योंकि जो अपन प्रैक्टिस पेपर देंगे वो डायरेक्ट केवल क्वेश्चन रहेगा बेटा। ठीक है, ये तो हम ट्रिक्स तो अपने से बनाते हैं, ट्रिक्स हम लोग अपने से बनाते हैं। इतने साल पढ़ाते हम लोगों ने ट्रिक्स बनाना सीख गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डेली बोल रहा हूँ, जब भी मेरा आप देखते हो यूट्यूब, तो आप सीधा एक कॉपी पकड़ के बैठा करो। सर जो कॉन्सेप्ट बताते जाते हैं उसको लिखते जाया करो। केमिकल इक्विलिब्रियम का मैंने काफी डीप स्टडी करा दिया है। ठीक है बेटा, और उसी तरह आज मैं एक नया टॉपिक लेने जा रहा हूं। बोर्ड में जो लिखा हुआ है आपके ACF के सिलेबस का पहला पॉइंट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। और देखो बेटा, मेरे में और बाकी इन लोगों में, ठीक है, मैं इसको बहुत डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं। इतना डिटेल पढ़ाऊंगा कि मैं आपको सोचो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूरे बताऊंगा। उस रेट ऑफ रिएक्शन के बाद मैं आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन पूरे डीप। जैसे आप कभी भी किसी को देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन बस थोड़ा सा वो किताबें में लिखा रहता है, थोड़ा सा बस रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। लेकिन अपन ACF का एग्जाम दे रहे हैं और ACF का एग्जाम को जानते हो थोड़ा सा लेवल उसका हाई ही आएगा। तो मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसका मतलब ये है, सबसे पहले मैं आपके ब्रेन में ये डालूंगा कि अभिक्रिया की दर होता क्या है। क्योंकि मेरा आदत है जो टॉपिक है उसके बारे में कम से कम अपने को नॉलेज तो हो कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने बोर्ड में एक चीज बनाया बेटा, ये 4 चीज मैं बना के रखा हूं। मान लो मैं एक लड़के को 4 लड़कों को बाइक दे दिया है। मैंने बोला चलो आप लोग बाइक चलाओ। एक लड़का मान लो 10 मिनट में इतना दूरी तय किया, दूसरा लड़का 10 मिनट में इतना दूरी तय किया, तीसरा लड़का 10 मिनट में इतना दूरी तय किया और चौथा लड़का ने 10 मिनट में इतना दूरी तय किया। तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब भागना, स्पीड से आगे जाना। तो चौथे नंबर का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से सबके बुद्धि में बैठ गया होगा, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कौन सी अभिक्रिया स्पीड से भाग रही है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया स्पीड से जा रही है, कौन सी अभिक्रिया स्लो जा रही है, इन सबको फाइंड आउट करना अपने को कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन ये तो मैंने बता दिया और बताने जा रहा हूं, सुनना। उसके बाद आप रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन तो शायद आप कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मैंने बोला, सुनना ध्यान से, मैंने ये 4 चैम्बर लिया हुआ है या 4 लोगों को 100 रिएक्टेंट दिया हुआ है बेटा, 100 अभिकारक दिया हुआ है। 100 रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट बेटा मतलब क्रिया के पहले। ठीक है, मैंने उनको रिएक्टेंट दे दिया है A+B 100 लोगों को। मतलब मैंने आपको सिंपल भाषा, मैं तो अपनी क्लास में तो बहुत इजी पढ़ाता हूँ। तो मैं इस क्लास में कैसे एग्जांपल देता हूँ, मालूम 4 लोगों को मैंने 100 चावल दे दिया है, चावल दिया है।
चावल मीन्स रिएक्टेंट, भात मीन्स प्रोडक्ट। तो मैंने 4 लोगों को 100 चावल दे दिया है। 1 घंटे बाद उनके मैंने घर गया, या आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद मैंने पूछा उनसे, आपकी चावल की संख्या कितनी बची है बताइए। मैंने उनसे क्या पूछा, चावल की संख्या कितनी बची है। तो पहले का जवाब आया 25, दूसरे का जवाब आया 75, तीसरे का जवाब आया 10 और चौथे का जवाब आया 5। ठीक है, देखो बेटा, मैंने उनसे चावल कितना बचा है पूछा, उनसे मैंने चावल कितना बचा है, मतलब रिएक्टेंट कितना बचा है मैंने पूछा। तो आप देखो, इनका मैंने 100 दिया था, मतलब 75 पक चुका, 25 बचा। इनका देखो मैंने 75 बचा है, 75 बचा है, 25 पक चुका। इनका 10 बचा है, इनका 5 बचा है। तो आप मेरे को बताओ किसका रेट ज्यादा है, मतलब किसका, सर इनका सर। क्यों? क्योंकि 95 जो चावल है वो भात बन चुका है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सिंपल डेफिनेशन। अब लीजिए डेफिनेशन, द डिक्रीजेस ऑफ रिएक्टेंट, द डिक्रीजेस ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिकारकों की सांद्रता में कमी। देखो हमको यही से पता चल गया कि हमने 4 लोगों को जो चावल दे के आया था, इनके पास चावल 5 ही बचा है, मतलब इनका स्पीड ज्यादा है, तो इनका रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑन इंक्रीजेस टाइम, डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहली अपनी बुद्धि में बैठा लो, रिएक्टेंट का डिक्रीज होना। मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, मैंने इस साइड ग्राफ बनाया हुआ बेटा, देखो ये टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इसके ये जो है डिक्रीज होते चले जा रहा है। मतलब आप डेफिनेशन इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, आप डेफिनेशन इसको भी दो, इसको भी दो। इस ग्राफ को देखो, डेफिनेशन आपके पास, ऑन इंक्रीजेस टाइम द डिक्रीजेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, इतना आपकी बुद्धि में बैठ गया होगा। अब सोचो, अब मैं दूसरा लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, मैंने सभी को 100 ठो चावल दे के आया हुआ है, ठीक है। अब मैं उनसे ये नहीं पूछा कि चावल कितना बचा है, मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा भात कितना बन चुका है, ठीक है, भोजन कितना बन चुका है मैंने पूछा। इनका उत्तर आया 90, इनका उत्तर आया 99, इनका उत्तर आया 5, इनका उत्तर आया 10। मैंने पूछा किनके यहाँ प्रोडक्ट ज्यादा है, इनके यहाँ प्रोडक्ट ज्यादा है। तो लीजिए सेकंड डेफिनेशन, ऑन इंक्रीजेस टाइम increases of concentration increases in the product is called rate of reaction। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन मेरे इस 2 ग्राफ में देखिए, आप कभी नहीं भूलोगे। टाइम इंक्रीज करते हैं, टाइम बढ़ाते हैं, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर टाइम इंक्रीज करते हैं और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे ख्याल से जैसे मैं 11वीं 12वीं को बच्चों को पढ़ाता हूँ बेटा, वो जीवन में कभी नहीं भूलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मैं ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ, वो लोग समझ जाते हैं। अरे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, मतलब सांद्रता डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, अरे प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का 2 आराम से डेफिनेशन बताओ, सिंपल सी बात। चलो एक सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं। 4 कोचिंग क्लासेस है, 4 कोचिंग क्लासेस, ठीक है, और चारों के यहाँ ACF की क्लासेस चल रही है। एक्स के यहाँ मान लो पढ़ाई 25% हुआ है, पढ़ाई 25% हो गया, मतलब प्रोडक्ट के बारे में चल रहा है ना। वाई के यहाँ मान लो 50% हो गया एक्स वाई। जेड के यहाँ मान लो 75% हो गया, और एम मान लो मैंने दिया एग्जांपल, एम माना, इनके यहाँ 99% हो गया। मतलब आपके पास जो कलेक्शन आते जा रहा है वो प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो मतलब प्रोडक्ट की संख्या बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, या रिएक्टेंट की संख्या घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। क्लियर बेटा? तो मैंने अभी तक का आपको रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन बताया। समय में वृद्धि के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसका डेरिवेशन बताने जा रहा हूं बेटा, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में आप देखेंगे मैं रिएक्टेंट को लेके बता रहा हूं, सुनते जाना। मैंने यहाँ पे दिया टाइम, मैंने यहाँ पे दिया टाइम, यहाँ पे मैं रिएक्टेंट
ए भी बोलूं समझ जाना वो रिएक्टेंट है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो आप नेचुरल बेटा सब बच्चे जानते हैं, जैसे मेरा आदत है मैं 11 बार बच्चों को तो ऐसा पढ़ाता हूँ कि वो बिल्कुल इमेजिनेशन करा देता हूँ। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में चावल हमने लिया हुआ है, तो अगर टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सबसे ज्यादा, ठीक है। मतलब हमने मान लो एक बर्तन में चावल डाला हुआ है और हमने उसको गैस में नहीं रखा है, तो जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट ज्यादा है। अगर मान लो टाइम को हम 0 टाइम t1 कर देता हूं तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा x2, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाता है। तो उसको मान लो मैंने टाइम को इंक्रीज कर दिया, t2 कर दिया, तो उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा x1, ठीक है। तब एक फार्मूला है अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अपॉन चेंज ऑफ टाइम। हो गया, चेंज ऑफ टाइम। तो बेटा कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ है, x2 से डिक्रीज होकर कितनी, x1, तो x2 माइनस x1। कितने टाइम में चेंज हुआ है, t2 माइनस t1। तो एक चीज याद रखना, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल x, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल t। तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन का आप अपने ब्रेन में फार्मूला को रख लो, डेल x अपॉन डेल t। क्लियर है, या तो उसके सामने ऊपर में माइनस भी बना होगा तो आप टेंशन मत लेना, उसको भी आप टिक लगाना, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी बुद्धि में ऑब्जेक्टिव के लिए रखो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला। मैं पूरे स्टार्टिंग से 1 से लेकर 100 तक की पूरी गिनती रेट ऑफ रिएक्शन का सिखाऊंगा, ठीक है। तो सब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला आ गया x2 डेल x अपॉन डेल t। क्लियर बेटा, ठीक। अब इसकी यूनिट आपको पेपर में पूछा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। तो अपने पास देखो इधर ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन फार्मूला क्या बेटा आपके पास, डेल x अपॉन डेल t। डेल x है क्या चीज अपने पास, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो आप ऊपर में रख दो मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है आपके ऑब्जेक्टिव में, मान लो मिनट भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हावर भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे सेकंड रख दिया सपोज, ठीक है। तो उसकी यूनिट आपके पास आ गई मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आप सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा, ये था रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन। तो अभी तक के आपके ऑब्जेक्टिव में ये याद रखना है अपने को कि रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला डेल x अपॉन डेल t। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं, सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा धीरे धीरे। उसने बोला 10 मिनट में, ये टाइम है बेटा ना, 10 मिनट में कंसंट्रेशन 50 है। 10 मिनट में कंसंट्रेशन कितना, 50। 20 मिनट में कंसंट्रेशन हो गया मान लो 25, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो याद रखो बेटा, कौन सी फार्मूला यूज करोगी, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो आप फार्मूला लगा दो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फार्मूला लगाओ, क्या था फार्मूला, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। तो x2 ज्यादा को लेना, कंसंट्रेशन ज्यादा को लेना ना। 10 मिनट में कितना है 20, या इसको मैं कर देता हूं 10 मिनट में कंसंट्रेशन 50, 20 मिनट में कंसंट्रेशन 20 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अपने को 10 मिनट मतलब यहाँ पे 10 रखोगी, ठीक है। फिर हमने दिया मिनट 20, मतलब आप यहाँ पे 20 रखोगे। तो देखो मैं रख रहा हूँ 20 माइनस 10, ऊपर में ज्यादा कंसंट्रेशन कितना 50, तो 50 माइनस कितना हो गया 10, तो ये ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 10, 0 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4, ठीक है। तब इसका यूनिट, बाजू में यूनिट भी लिख देना, आप रख डालोगे मोल पर लीटर, हो गया मोल पर लीटर
पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो आप इसके भी न्यूमेरिकल याद रखना। अगर अपने को 2 टाइम और 2 कंसंट्रेशन दिया होगा, 2 ठो टाइम और 2 कंसंट्रेशन दिया होगा, तब हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर बेटा? ठीक, आगे बढ़ूं। अब आपको पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला प्लस न्यूमेरिकल। तो मैंने बोर्ड में, जैसे मेरा आदत है, मैं 5 प्रैक्टिस तो कराते ही हूँ। ठीक है, एज इट इज जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वही पूरा चीज मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने पहला फार्मूला लिखा है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। फिर आपकी बुद्धि में ये नहीं आना चाहिए बेटा, बैठे बैठे सोचते रहते हो, खाली बैठे हो तो क्या बोले सर का आपने इसको रिवर्सिबल कर दिया, आज इन रिवर्सिबल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी दिया होगा वैसा भी दिया होगा, दोनों का मीनिंग ये है आपको आंसर चाहिए, आप आंसर बस दीजिए। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला था आपको, टाइम इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। कुछ बच्चों का मानसिकता है रहता है, मैं वैसी बच्चे दिख नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी मैं सब बच्चों को पढ़ लिया हूँ, सर आप इंग्लिश फिर ज़्यादा बोल दिए। ठीक है, शुरू बोले थे कि मैं आप हिंदी में ही ज़्यादा बोलूँगा, मैं बोल रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत। ये टर्म्स है मालूम, केवल टर्म्स है। मतलब शुरू में अभिकारकों की सांद्रता ज़्यादा होती है और बाद में अभिकारकों की सांद्रता कम। मतलब अभिकारक जो भी रहेगा उसमें माइनस साइन लगाएंगे और उत्पाद जो भी रहेगा उसमें प्लस साइन। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद तुम लोग सॉल्व करना। पहला देखो, माइनस डेल H2 अपॉन डेल T, ये बताना चाहता है कि हमने टाइम बढ़ाया तो हाइड्रोजन की सांद्रता में कमी हो गई। इक्वल टू देते हैं ना, इक्वल टू माइनस डेल Cl2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ माइनस साइन रहना जरूरी है बेटा। माइनस साइन का मतलब होता है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, सांद्रता में कमी हो रहा है। वो रिएक्शन पलट भी देगा। मैं भी आपको ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि आप पूरे रिएक्शन लिख दोगे उसका, चाहे वो लेफ्ट में रहे चाहे राइट में रहे, आप लिख के दिखा दोगे। फिर यदि उसने दिया मान लो ये, लेकिन एक चीज याद रखो, ये जो भी डाटा रहेगा वो अपान में चल देगा। ठीक है, जो भी डाटा वो अपान में चल देगा। तो प्लस 1/2 डेल HCl अपॉन डेल T, ये उसका रेट ऑफ रिएक्शन या तत्कालिक दर बन गया। अब मेरे ख्याल से जितने बच्चे हैं वो सब ये रिएक्शन को बना के बैठ जाएंगे, सर आपने ऐसा ट्रिक्स बता दिया। चलो मेरे साथ साथ दूसरे नंबर के रिएक्शन को देखते हैं। माइनस डेल N2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू माइनस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो सामने में जो डाटा है उसको अपॉन में लाना है। तो ये हो जाएगा 1/3 डेल H2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू राइट साइड प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट। तो ये हो गया प्लस 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल T। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आप सब बच्चे सीख गए होंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर कि सर इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैं आपको सिखाता हूं, सुनना। इसमें देखो, इसी का नाम तो कंपटीशन है। लगता कुछ और है लेकिन होता उत्तर कुछ और है। आप इसको मत देखना ना बेटा, इसको देखो, पेपर में क्या देखा। ठीक है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में नाइट्रोजन के घटने की सांद्रता अमोनिया के बनने की सांद्रता की तुलना में क्या है। बेटा ध्यान देना ना, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में नाइट्रोजन के घटने की सांद्रता और अमोनिया के बनने की सांद्रता क्या है। तो सब बच्चे किसमें टिक लगा के आ जाएंगे मालूम, डबल में टिक लगा देंगे। इसको देखेंगे तो डबल में टिक लगा देंगे। क्लियर? लेकिन आप फार्मूला में देखो तो सही उत्तर आएगा। फार्मूला में देखो बेटा, ये आंसर। ठीक है, तो नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर अमोनिया के बनने की दर की तुलना में, सब बच्चे 2 लगाएंगे, नहीं, आधी है। ठीक है, आधी है। ठीक है,
आधी। फिर आपको पहला नंबर का क्वेश्चन पूछा, HCl के बनने की दर, HCl के बनने की दर हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर की तुलना में क्या है? 4 ऑप्शन होगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। इसको देख के लगेगा सर आधी, इसको देख के लग रहा आधी, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन नहीं, उत्तर कुछ और। ठीक है, उत्तर कुछ और। उत्तर तभी बनेगा जब आप वाला डेरिवेशन बनाओगे। ये वाला हमने डेरिवेशन बनाया बेटा, देखो ये आधी है, मतलब HCl के बनने की दर हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर से, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर 2 गुना है, लेकिन HCl के बनने की दर आधी है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है, रेट ऑफ रिएक्शन में आता, बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा चलो, इसको मैं बिना डेरिवेशन बनाए आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सुनना। पेपर में दिया N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विलुप्त होने की दर, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे होगा वो विलुप्त होगा, जो राइट साइड पे होगा वो बनेगा। तो N2O5 के विलुप्त होने की दर ऑक्सीजन के बनने की दर की तुलना में क्या है? तो अब आपको कोई वो मत बनाना है, इक्वेशन नहीं चाहिए, हम फट से उत्तर देंगे। आप मान के चलना या अपॉन में है, मतलब आधा है, तो आप टिक लगाना, N2O5 के विलुप्त होने की दर ऑक्सीजन के बनने की दर की तुलना में आधी है। क्लियर बेटा? तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब इससे न्यूमेरिकल, मैंने बोला, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम को जितनी डिटेल पढ़ाया था उतना ही डिटेल आपको मैं रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा। अब इसमें न्यूमेरिकल क्या आएगा, सुनना बेटा। न्यूमेरिकल में दिया, मान लो न्यूमेरिकल में अपने को दिया H2 plus Cl2, न्यूमेरिकल सुनना, मैं लिख दे रहा हूं अलग से, H2 plus Cl2 gives 2HCl। अब अपने को दिया है पेपर में H2 के विलुप्त होने की दर 10 है, H2 के विलुप्त होने की दर 10 है, इसको दे दिया H2 के विलुप्त होने की दर 10 है, तो HCl के बनने की दर क्या होगी? क्वेश्चन आराम से पूछना, ये पूछा है HCl के बनने की दर। तब आप एक चीज याद रखना बेटा, पूरे डेरिवेशन के पीछे मत लगे रहना, जो जो चीजें पूछे हैं उसका बस आपको व्यंजक बनानी है। तब हमने बनाया, सुनो, माइनस डेल H2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल HCl अपॉन डेल T। तो उसने क्या पूछा? इसका वैल्यू, मतलब पूरे इतने का वैल्यू पूछा है। उसने इसका वैल्यू दे दिया है कितना? 10। उसने इसका वैल्यू दे दिया 10, लेकिन बोलोगे सर माइनस साइन, आप माइनस प्लस के पीछे कंफ्यूज मत होना, माइनस मतलब डिक्रीज, प्लस मतलब इंक्रीज। क्लियर बेटा? तब आप कुछ नहीं करोगे, इस पूरे की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 1/2, इसका वैल्यू पूछा है डेल HCl अपॉन डेल T, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तब आंसर आ गया डेल HCl अपॉन डेल T इज इक्वल टू 20। क्लियर? ये अपने पास आंसर आ गया। यूनिट आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आंसर आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है इससे। ठीक है, अब यदि मान लो एक आध न्यूमेरिकल और बता दीजिए सर, क्योंकि मेरे को पता है मैं अपनी क्लासेस में एक क्वेश्चन से बच्चे सेटिस्फाई नहीं होती, तो उनको मैं बार बार 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहता हूँ, तो बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है, खुद बनाता है। तो अब मैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को ले रहा हूँ, N2 plus 3H2 gives 2NH3। अभी उल्टा कर दे रहा हूं ना बेटा, HCl के बनने की दर, NH3 के बनने की दर 10 है, NH3 के बनने की दर कितनी? 10। तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर कितनी होगी? आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, इन दोनों का आप उसका डेरिवेशन बना दो, -1/3 डेल H2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल T। आपको इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसका वैल्यू दे दिया है, मतलब अपने पास -1/3 डेल H2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू प्लस 1/2 इंटू 10 हो गया। 3 को भी ट्रांसफर कर दो, तो इसका वैल्यू पूछा है ना, विलुप्त होने की दर पूछा है, मतलब वो विलुप्त होने की दर मतलब माइनस के साथ है,
आप ऐसा मतलब माइनस में कैसे उत्तर आ गया, वो माइनस मतलब वो विलुप्त होने की दर है। तो देखो ध्यान से, मैंने इसको यहाँ ट्रांसफर किया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तब अपने पास आंसर आ गया 10/6। 6 कम 6 4 बचा, पॉइंट लगाया 0, 6 30, 6 छक्के 36, 1.6 हो गया। तो ये आ जाएगा आंसर अपने पास मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा। और खासकर न्यूमेरिकल में लोगों को फंसाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में लोगों को फंसा देते हैं। तो केमिस्ट्री में आपका रेट ऑफ रिएक्शन से यदि न्यूमेरिकल आएगा तब आप ये दे देना, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ने जा रहा हूं, याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब मैंने बोला चलो भोजन का बनना, मतलब मैंने बोल दिया है थोड़ा सा एक बच्चे को चावल दिया है, एक बच्चे को ज्यादा चावल दिया है, तो किस बच्चे का भोजन ज्यादा समय तक पकते रहेगा, दूसरा बच्चे का। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे नहीं। वो प्रोडक्ट वाला बैकवर्ड रिएक्शन है, वो अलग कहानी है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पर, रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन को दिया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चे आप ऐसा मत डरना कि सर आप इंग्लिश, ये तो सब नॉर्मल है बेटा, आपने बीएससी में सब पढ़ा हुआ है, ये सब पता है आपको। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला सर हमको पता है, अभी आपने बताया डेल्टा अपॉन डेल्टा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब अपने पास क्या है, HCl, तो ये हो जाएगा HCl, ठीक है, HCl। लेकिन इक्वल में जब लेते हैं बेटा तो याद रखो हमने बताया था पावर में चल देता है, मैंने आपको बताया था, याद करो। तब आंसर आ गया डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के HCl दी पावर 2। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कोई भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो फटाक से बता दोगे। अब एक काम करते हैं सर, सेकंड का रेट ऑफ रिएक्शन बनाते हैं बिना पेन चलाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के NH3 दी पावर 2, सेकंड का आंसर, सॉरी n टू दी पावर 1 O2 दी पावर, सेकंड को लेता हूं ना, n टू दी पावर 1 H टू दी पावर 3। रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे नहीं। सर एक काम करते हैं, चौथा नंबर वाले क्वेश्चन को आप रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, ठीक है। चलो बताते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के N2O5 दी पावर 2, सामने में हो पावर चल देता, लाभ मास एक्शन मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। ये आपको मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया। सर एक आध प्रैक्टिस और कराइए, सेकंड वाले कराइए सर। चलो मैं सेकंड वाले कराता हूँ, सेकंड नंबर डायरेक्ट कराता हूँ आपको। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ठीक है, N टू दी पावर 1 H टू दी पावर 3। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन दिया। लेकिन अमोनिया वाला जो है वो जीरो ऑर्डर है, अमोनिया वाला जीरो ऑर्डर, क्योंकि ये जो यूट्यूब में है वायरल होता है, तो बहुत से लोग लगे रहते हैं। हम आपको, आप बस धीरे धीरे देखते जाइए, हम आपको पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन, ये सारे चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और पढ़ा दे रहा हूं। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा रेट कांस्टेंट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो मैंने आपको बोला रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, हो गया के, तो ये हो जाएगा H टू दी पावर 1 Cl टू दी पावर 1। तो के को इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, के को इधर ले आओ। जब के को इधर लाओगे तो नीचे हो जाएगा H टू दी पावर 1 Cl टू दी पावर 1 और ऊपर में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ऊपर में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाओ। चलिए सर आप एक काम कीजिए, रेट कांस्टेंट सेकंड नंबर को बनाइए, डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। तो K इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन नीचे, क्योंकि उससे क्रॉस मल्टीप्लाई है, उसके बाद ऊपर में क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्ट उत्तर ले लो आप, हो गया। मतलब अपने पास डायरेक्ट उत्तर आया सर, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन n टू द पावर 1 h टू द पावर 3। क्लियर बेटा, ठीक है। 5 मिनट में आप लोग कॉल होगा। इन दोनों क्वेश्चन से मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने जा रहा हूं, सुनना। पेपर में दिया सुनना,
हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 2 तथा क्लोरीन का कंसंट्रेशन 2.5। रेट कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू दिया है 1, के का वैल्यू दिया है मान लो 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बस आप देखते जाना कौन सा फार्मूला में पुट अप करना है। तो उसने रेट ऑफ रिएक्शन पूछा, तो आपको मैंने अभी पढ़ाया है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, एच टू दी पावर मैंने बोला 1, Cl टू दी पावर मैंने बोला 1, इसकी वैल्यू दिया 1, इसका वैल्यू दिया है 2, इसका वैल्यू दिया है 2.5, आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? एक लास्ट न्यूमेरिकल आपको मैं सिखा रहा हूं, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया अपने को हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 2, क्लोरीन का कंसंट्रेशन 2, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 2, क्लोरीन का कंसंट्रेशन 2, रेट ऑफ रिएक्शन 10। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? तब आपके बुद्धि में बैठा है K इज इक्वल टू ऊपर में रेट ऑफ रिएक्शन, नीचे में H टू दी पावर 1, Cl टू दी पावर 1। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 10 दिया हुआ है और दोनों को इंटू कर देना, 2 इंटू 2। चलो मैं बना रहा हूँ, K इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2, क्योंकि आपको फार्मूला में पुटअप करने से ऐसा आ जाएगा। तो K इज इक्वल टू 10/4, 2.5। क्लियर बेटा? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने आज आपको बताया है, लेकिन एक्चुअल में मैंने बोला है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो काफ़ी डीप पढ़ाऊंगा, इतना ही नहीं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में आता है, मीन्स वो केमिकल काइनेटिक्स है टॉपिक। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन हो गया, उसके बाद टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये पूरी डिटेल बताऊंगा। तो मेरे रेगुलर प्यारे बच्चों, आपसे मैं सलाह चाहता हूं, यदि आप बोलो तो, ठीक है, ये वीडियो मैं वायरल करते रहा हूं, क्योंकि मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का 5% पढ़ाया हुआ है, 95% अभी आपका बचा है, लेकिन वो 95% मैं उन्हीं को दूंगा जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो यदि मैं वायरल करता हूं तो आप उसको अदरवाइज नहीं दोगे, क्योंकि अगर मैंने वायरल किया तो उनको तो 5% का नॉलेज मिला, लेकिन 95% जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, परसों पढ़ाऊंगा, नरसों पढ़ाऊंगा, वो मैं उनको वायरल नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। तो बस यही तक मैं टॉपिक आप समाप्त करता हूं। कल मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का और डीपली स्टडी कराऊंगा, ठीक है बेटा। आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए मैं यहीं पे विदा ले रहा हूं। धन्यवाद।